और विश्व व्यापार के अंदर किसी भी देश के लिए उसकी एक्सपोर्ट की पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी होता है। We have a system that's completely gummed up. Hundreds of projects are stalled. This is not a question of policy or reforms. This is a question of just getting it done. Our confidence levels are very low right now. All investment depends upon expected profits, not current profits, not past profits. So it's a game of expectations. अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एफिशिएंटली करना, सस्ते में होना, ये अगर हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं तो दुनिया में मंदी के दौर होने के बाद भी लोग हमारी तरफ आएंगे। We believe in inclusive government. We believe in liberalization. We believe in opening up business. But we also believe that every single Indian has to be part of the progress in this country. It is the job of the policymakers, and Prime Minister is the chief policymaker who has to give signals not only to the domestic investors but also to foreign investors that look, in India we are on the path of economic reforms. India would become a lot more investment friendly just through sheer monitoring of projects and of implementation. नमस्कार और स्वागत है आपका चेंज इंडिया में। यहां हम अपने नए प्रधानमंत्री के लिए एक एजेंडा तैयार करेंगे। हमें ऐसा विश्वास है कि इस एजेंडा के साथ हिंदुस्तान की तकदीर को बदला जा सकता है। आज का एजेंडा है निवेश। ये देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों के एक ग्रुप ने ये एजेंडा तैयार किया, जिसमें से आज हमारे साथ है विवेक डेब्रॉय, जाने माने अर्थशास्त्री जो कि सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च में प्रोफेसर है, शंकर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक, सौगतो भट्टाचार्य, एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, और सैटेलाइट लिंक के द्वारा मुंबई से हमारे साथ हैं मनीष चौखानी, अर्थशास्त्री और भारत के एक प्रमुख निवेशक। धीरज नैयर भी इस पैनल में हैं, जो कि सारी व्यवस्था के सूत्रधार हैं। अनेक लोगों ने हमको ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर अपने सुझाव भेजे हैं और उनमें से कुछ आज हमारी ऑडियंस में भी हैं। यहां पर मैं ये कहूंगा कि अगर आप भी इस अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और हमारी वेबसाइट पर अपने आइडियाज भेजें और हम आपको भी अगले शोज में इनवाइट करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है प्रधानमंत्री के लिए वो है कि जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट जो कहता था कि सरकार का डेफिसिट इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, वो 2003-04 में शायद सरकार ने छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। तो हमारा पहला पॉइंट है उसको वापस लाइए और अपने फिस्कल डेफिसिट को 0.5% से हर साल कम कीजिए। और ये जो कैलिब्रेटेड मूव आपने डीजल में करा है, जिससे डीजल की सब्सिडी आप हर महीने कम कर रहे हैं, वो प्लान कई और सब्सिडीज में करिए और 36 महीने में 1% कम करते 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 सब्सिडीज को ऑप्टिमल लेवल पे ले आइए या एलिमिनेट कर दीजिए जहां पे सब्सिडीज की जरूरत नहीं है। ये हमारा पहला पॉइंट है। शंकर, कबीर का दोहा है कि चादर में पैर उतना फैलाइए जितना चादर समाए। सरकार के लिए ये बहुत बड़ी निर्देश है कि आप जिस तरह से खर्चा कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपके खर्चे से उपलब्धियां प्राप्त हो रही है, उसको आप रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये माइंडसेट को, और खर्चे की रिजल्ट देखकर खर्चा करना पड़ेगा। इस सरकार में जब ये सरकार 2004 में आई तो प्रतिदिन 200 करोड़ उधार लेती थी, अब 1600 करोड़ उधार लेती है। इसका कोई आकलन हुआ है, कोई एनालिसिस हुआ है कि इस खर्चे का क्या निष्कर्ष निकला? 8 गुना अगर सरकार की डेट बढ़ी है तो उसका आउटकम क्या हुआ? आउटकम क्या हुआ? और आप देखें जितने भी मानव इंडिकेटर, जो ह्यूमन इंडिकेटर्स कहते हैं हम लोग, उसमें हमारी कोई खास प्रगति हुई नहीं है। इनफैक्ट जो यूएन के ह्यूमन इंडिकेटर इंडेक्स में हम लोग नीचे आते जा रहे हैं। एक प्रथा सी बन गई है हिंदुस्तान में कि जब प्रधानमंत्री अपना या फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट देता है तो एक दोहा या कोई कविता लगाता है। तो आपने कबीर का दोहा लगाना चाहिए। कबीर की इस बार उनको कबीर का बोलना चाहिए। मनीष,
आप हमारे साथ मुंबई में हैं। हमने ये जो सजेशन दिया है कि 1% आप काटिए और 36 महीने में हर तरह की नॉन मेरिट सब्सिडी हटा दीजिए और जहां पे मेरिट सब्सिडी है उसको जिस लेवल पे लाना चाहते हैं ले आइए। हो सकता है? जरूर हो सकता है। और स्वामी जी ने एकदम सही कहा कि पैर उतना ही फैलाइए जितना चादर में समाई हो जी। एक नारा और देना चाहिए कि पर कैपिटा इनकम का टारगेट इसी में अगर जोड़ दें जी कि हर नागरिक को इतने लेवल पे हम पर कैपिटा पे $2,500 पर कैपिटा पे ले आएंगे जी, और साथ साथ में कि सरकार इससे ज्यादा खर्चा नहीं करेगी जी, आई थिंक तो हम सही दिशा में बढ़ रहे होंगे जी। आज पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान के करीब $1,500 के करीब हो गई है। इट्स अबाउट $1,500। और ये एक आंकड़ा आश्चर्यजनक है कि जब यूपीए गवर्नमेंट 2004 में आई तो हमारी पर कैपिटा इनकम चाइना से आधी थी और आज हमारी पर कैपिटा इनकम चाइना से 1/4 हो गई है। तो चाइना हमसे 4 गुना पर कैपिटा इनकम में हो गया। मैं ऑडियंस में रिएक्शन लाना चाहूंगा। पैनल से मेरा सवाल है कि अभी जब ग्रोथ इतनी कम हो रही है और जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है और अभी गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है, इसकी वजह से हमारा ग्रोथ कम होगा कि नहीं? हाँ, मेरा एक पॉइंट जरूरी आपने बोला कि जीडीपी पे जो इम्पैक्ट होगा वो कैसे मेकअप होगा। एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए और साथ ही में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बाद में स्टिमुलेट हो। तो विवेक, ये आप अर्थशास्त्री हैं, उसके बाद शौगाता से पता लगाऊंगा कि ये जब सरकार अपना एक्सपेंडिचर काटती है तो जीडीपी ग्रोथ भी तो कम होता है। नहीं, उससे पहले आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खास तौर में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है? वेजेस, सैलरीज, पेंशन्स आसानी से कुछ कर नहीं सकते। डिफेंस एक्सपेंडिचर आसानी से कुछ कर नहीं सकते। इंटरेस्ट पेमेंट्स 14-15 में मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। अगले 5 साल की बात अगर हो वो अलग है। और रह गया सब्सिडीज। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना इतना आसान नहीं है। धीरज, जरा समाप्त। हमारे जो अभी के प्रधानमंत्री उन्होंने बोला कि पैसा पेट पे नहीं उगता, ये सही बात है। पैसा किसी भी इकोनॉमी में सीमित है, सरकार उसको यूज करे या प्राइवेट सेक्टर उसको यूज करे। अब हमने भारत में देखा है कि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एफिशिएंटली यूज करता है पैसे को, सरकार ज्यादा इनएफिशिएंटली यूज करती है। इसलिए फिस्कल डेफिसिट का घटना बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा पैसा, ज्यादा रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर यूज करे। इसलिए सरकार, तो आपने ठीक कहा कि ग्रोथ पे शॉर्ट टर्म पे इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन सरकार का जो डेट बेस पे, उधार के बेसिस पे ग्रोथ जनरेट होता है वो सस्टेनेबल नहीं होता है और प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग से सस्टेनेबल होगा। इसलिए सरकार का स्पेंडिंग घटना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो खर्चा है वो बढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ये तो करना ही पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट को आपको रीस्टार्ट करना है, निवेश को रीस्टार्ट करना है, तो आपको फिस्कल डेफिसिट को कम करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है नई प्रधानमंत्री के लिए। पॉइंट नंबर 2 जो हमारा है वो एक ऐसा मुद्दा है जो सालों साल से आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, चर्चा भी हुई होगी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हिंदुस्तान में आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। एक बड़ा जो उसमें कारण है वो है कि जो स्टेट्स हैं वो कहती हैं कि हमारा रेवेन्यू, हम अनश्योर हो गए, अनसर्टन हो गए कि अगर सारी टैक्सेशन पावर सेंटर पे चली जाती है तो हमारा रेवेन्यू क्या प्रोटेक्टेड रहेगा। तो हमारा एक बड़ा सिंपल सा सुझाव है कि आप गारंटी कर दीजिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आज का जो आपका रेवेन्यू है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ले आइए, अगले 2-3 साल में उसको हम चेंजेस करते रहेंगे, सो कि आज शुरू करके फाइनली हम एक मॉडल में पहुंचेंगे जो कि एकदम ठीक होगा। ये शौकत आप बताएं, ये डुएबल है, प्रैक्टिकल है? डुएबल है, क्योंकि विवेक जी कह रहे थे कि बहुत हम लोग पूछते रहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ग्रोथ को बढ़ाने में मैंने क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीज हैं कि बहुत सारी डिफिकल्टी है, पॉलिटिकली डिफिकल्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफिकल्ट है, लेकिन ये ऐसा एक चीज है जो इमीडिएटली बहुत जल्दी इसका ट्रैक्शन दिख सकता है। यहाँ पे धीरज भी कह रहे थे कि 1-1.5-2% जीडीपी में बढ़ आ सकती है इसमें। तो इसके लिए जितने भी पैसे उसकी जरूरत हो सकती है वो उसको इमीडिएटली उसको स्टेट्स को ट्रांसफर करके कुछ तरीके के गारंटी उनके कंफर्ट के लिए दे दिया जाए, करके शुरू कर दिया जाए। भागीदारी होनी चाहिए, घाटे में और नफा में दोनों में भागीदारी। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को गारंटी कर देती है कि आपका जो घाटा होगा हम भुग ले लेंगे और हम जो मुनाफा कमाएंगे उसमें आपको भागीदार बना देगी, तो एक तरह से पार्टनरशिप हो जाएगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में और आसान हो जाएगा पॉलिटिकली इसको बेचने में। पॉइंट नंबर 3 जो है ये सिंपल पॉइंट है लेकिन पेचीदा हो सकता है क्योंकि सरकार की आदत थोड़ी इनमें बिगड़ गई है। ये है कि आप अगर एक लॉ बनाते हैं
टैक्सेशन प्रिंसिपल बनाते हैं तो उसको चेंज मत कीजिए। देखिए क्या हुआ जब वोडाफोन का इतना सेलिब्रेटेड केस है, जिससे हिंदुस्तान को इतना धक्का भी लगा बाहर के देशों में, बाहर के इन्वेस्टर्स को, कि सरकार एक टैक्स केस सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, सुप्रीम कोर्ट में भी हारती है, लेकिन फिर सरकार क्या करती है, लॉ बदल देती है, और लॉ बदलने की वजह से टैक्स जीत जाती है। तो इसको एक्सट्रैक्टिव टैक्सेशन कहते हैं, इसको रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कहते हैं। और ये जो है जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उनको बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उससे ये नहीं उनको लगता है कि फेयर प्ले नहीं है इस कंट्री में, और जहां पे अनसर्टेनिटी आ जाती है वहां पे फिर वो पैसा नहीं लगाते। मनीष को मैं लाना चाहूंगा इसमें, वोडाफोन से कितना धक्का लगा और आगे अब किस तरह से प्राइम मिनिस्टर को प्लेज करना पड़ेगा कि मैं ये आगे से नहीं होने दूंगा इस देश में। राघव, ये सबसे सही बात है कि अगर कोई व्यापारी अपना पैसा लगाता है तो ये जानना चाहता है कि आगे मेरा आउटले क्या रहेगा। तो अगर उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रहे और मिडवे रूल्स को अगर आप बदलते जाएं और आप चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते जाएं इस देश में, और नॉट जस्ट फॉरेनर, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट भी इतने खफा हैं इस बात से कि आपने जैसे मैट जैसे लागू कर दिया था कि अगर टैक्स नहीं भर पा रहे हैं तो भी बुक प्रॉफिट पे आप टैक्स भर दीजिए। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, एक्सट्रैक्टिव टैक्सेशन, थिंग्स लाइक एफबीटी, ये सब इरिटेंट है कि यहाँ पे हम वेलकम नहीं फील करते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए अपना पैसा लेके और किसी दूसरे देश में चलते हैं। तो ये तो प्लेज एकदम जरूरी है कि लेना ही होगा इंडिया को। शंकर, इसमें कोई नया दोहा आता है? सरकार को इतिहास और हमारे जो उपन्यास है उसको पढ़ना चाहिए। रघुकुल रीत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपने एक बार वचन दिया है कि आप टैक्सेशन इस तरह से करेंगे, तो मैदान में टेस्ट मैच खेलने निकले और आप T20 ना खेलें। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ टैक्स की बात कर रहे हैं और लॉ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सवाल है ये लैंड, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट क्लियरेंस के बारे में भी है, और लॉ का मतलब सिर्फ लेजिस्लेशन नहीं, ये एग्जीक्यूटिव भी है। ऐसे भी हो चुका है कि टेक्नोलॉजी के बारे में जहां पे स्टेट से क्लियरेंस मिल चुका है, फिर भी रेट्रोस्पेक्टिवली वो हम दिल्ली में खोल रहे हैं। क्यों? जैसे लवासा में हुआ, लवासा का जो अप्रूवल था कि एक पूरा शहर बन गया और फिर आपने उस पर बैन लगा दिया। इस तरफ आऊंगा मैं सवाल के लिए। हाँ, पीछे जो सबसे है, वोडाफोन के केस में जो हुआ उसे क्रूडली हम कहेंगे फिरौती वसूली गई उनसे, वो टैक्स नहीं था, वो हमारे इलाके में आ गए और हमने कहा इनसे कुछ तो लेना ही पड़ेगा। लॉ चेंज किया गया और इससे आने वाले समय में निश्चित रूप से एफडीआई पे उस समय भी असर पड़ा और आने वाले समय में और पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा टैक्स एक तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसके बाद बहुत कॉम्प्लेक्स है किसी के लिए समझना। देखिए, सरकार का हक होता है टैक्स करना, लेकिन इस हक को दादागिरी में नहीं बदल देना चाहिए। मतलब सरकार टैक्स कर सकती है और सरकार है माई बाप, लेकिन वो एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा वो माई बाप का। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे, जो है ये अगेन इतना डिबेट हो चुका है इस देश में, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयूज, कि सरकार क्यों होटल चलाती है, सरकार क्यों एयरलाइन चलाती है, सरकार क्यों इस तरह के सेक्टर्स में है जहां पे प्राइवेट सेक्टर का काम है होटल चलाना और एयरलाइन चलाना और स्टील बनाना भी सरकार का काम क्यों होना चाहिए। तो ये पॉइंट है कि इस तरह के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको बेच दीजिए, उनको प्राइवेटाइज कर दीजिए। आपको ध्यान होगा कि 10 साल पहले जब बीएसएनएल बिका, जब बाल्को बिका, जब मारुति बिकी, वो कंपनियां जब प्राइवेट सेक्टर हैंड्स में गई तो उनकी वैल्यू बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो ये पॉइंट है कि करिए, और जो पैसा आता है उसको खर्च मत करिए कंजम्पशन में, उसको यूज करिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट में। जिस एरियाज में सरकार को पैसा लगाना चाहिए, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो पैसा उसमें लगाइए। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। मैं पहले ऑडियंस पे जाऊंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग प्राइवेटाइजेशन करते हैं पीएसयूज का, पहला पॉइंट कि वीआरएस हम लोगों को ना देके प्रोबेबली जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड देना चाहिए और उनको कॉम्पिटेंट बनाना चाहिए। तो रीस्किलिंग, ट्रेनिंग और वीआरएस कुछ ऐसा पैकेज बनाइए जिससे। सेकेंडली, जो पैसा हम लोग आगे निवेश करने की बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करके, अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि खत्म हो चुकी है उनको रिवाइव करना चाहिए, और ऐसे ही कुछ और पहलुओं को हमें छूना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग इन्होंने बात कही, और मैं शंकर आपसे पूछता हूं कि ये एक मानसिकता हमारा है, ये जो रिवाइवल की बात कर रहे हैं, ये इंडिया में अभी हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि एक जगह तो हम कहते हैं प्राइवेटाइज कर दीजिए और दूसरी जगह हम कहते हैं वो पैसा से जो मर गया है उसको रिवाइव करें। ये रिवाइवल का जो माइंडसेट है, ये क्या हिंदुस्तान को हमको छोड़ देना चाहिए कि जो मार्केट में नहीं सर्वाइव करा उसको मरना ही ठीक था? देखिए, दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू यह है कि जो कहते हैं हम लोग कि मार्केट शुड डिसाइड, जो मर रहा है उसको दूसरा है जो जिसको बचा सकते हैं,
जैसे लघु उद्योग में हमारे 40% जीडीपी है, सबसे ज्यादा लोग इसमें नौकरियां हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जरूरत है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेड की जरूरत है, वहां पर जो पैसे लगाने, सरकार ये जरूरी नहीं है कि उस कंपनी में निवेश करे, लेकिन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करे, स्किलिंग में इन्वेस्ट करे। अब आते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 5 पे, और ये वाला जो है अगेन कंट्रोवर्शियल रहा है कि हमारे देश में एफडीआई की बहुत तरह की कैप्स हैं। इस सेक्टर में आप 15%, उसमें 20, इसमें 25, उसमें 26, उसमें 29, उसमें 40, उसमें 60, उसमें 65, इस तरह के रूल्स हमने बनाए हुए हैं कि किसमें कुछ कर सकते हैं, किसी में कुछ कर सकते हैं। हमारा कहना है कि ये सब हटा दीजिए, सिर्फ 2 तरह के इन्वेस्टमेंट रखिए, एक जिसमें मेजॉरिटी ओनरशिप आप अलाउ नहीं करते हैं तो 49.9% पर रोक दीजिए, एक जिसमें आप कहते हैं कि आप पूरा ओपन कर दीजिए फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, और बाकी सारे कैप्स हटा दीजिए। बल्कि हमारा ये तो कहना है कि ऑटोमेटिक एफडीआई होना चाहिए, डिफेंस जैसे सेक्टर में भी होना चाहिए, और डिफेंस में अगर आप चाहें तो 74% पे कैप कर दीजिए, लेकिन मेजॉरिटी ओनरशिप अलाउ कर दीजिए। तो ये हम कह रहे हैं कि ये करिए, क्योंकि इससे हमारी जो अपनी कंपनीज हैं वो भी स्ट्रांग होती हैं, कोई मरता नहीं है। अगर आज स्टार टीवी है तो एक जी टीवी भी है जो कि कंप्लीटली इंडियन ओन्ड कंपनी है। तो मनीष आप बताएं। राघव, ये मानसिकता की बात है कि हम ये शब्द यूज कर रहे हैं भारत सरकार, इसका क्या मानना है कि ये क्या सरकार हम पे हुकूमत करने के लिए बनती है या ये सरकार हमारी सेवा करने के लिए बनती है? तो ये जो बिविल्डरिंग अरे ऑफ कानून बनते हैं हर सेक्टर में कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी कंफ्यूज्ड है, इंडस्ट्रियलिस्ट कंफ्यूज्ड है कि ये क्या कानून है, क्या फॉलो करूं। फॉरेनर तो खैर अपने भारत के कानून पढ़ के पहले ही भाग जाते हैं कि यहाँ पे ये चीज में अलाउड है, इसमें नहीं अलाउड है, इसमें इतना अलाउड है, इसमें ऐसे अलाउड है, उसमें वैसे अलाउड है, और आने के बाद भी अगर हमारा मन करेगा तो हम बदल देंगे कानून। तो ये सिंप्लिसिटी ऑफ कि सरकार का काम ये है कि वो सेवक बने सबसे पहले, दूसरा कि वो इनेबलिंग प्लेटफॉर्म और एनवायरमेंट क्रिएट करे, और तीसरा ओनर्स अपने ऊपर ले कि मैंने इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया, मैंने जॉब क्रिएशन फैसिलिटेट किया, और मैंने बेंचमार्किंग की कि क्या मैं जितना अच्छा कर सकता था मैंने किया, बाय कंपेयरिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट स्टेट लेवल एंड अक्रॉस कंट्रीज। कि हमने जैसे प्रोग्राम के शुरू में बात की कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1500 है, जो कि वाई शुड इंडियाज पर कैपिटा बी 1/4 ऑफ चाइना? बिल्कुल, ये सरकार की फेलियर है। बिल्कुल। तो ये अगर ये लोग शायद मनीष एटीट्यूड नहीं लेंगे जी, शायद ये लोग मनीष हमारे ऊपर भी टारगेट है। जी जी हाँ जी, आप कहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि लोगों को शायद ये ध्यान नहीं है कि आज चाइना हमसे अगर 4 गुना पर कैपिटा इनकम में है, तो 1990 में सिर्फ 23 साल पहले हमारी पर कैपिटा इनकम चाइना से ज्यादा थी। अंग्रेजों को गए हुए 65 साल हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी को गए हुए 150 साल हो गए, लेकिन अभी भी किसी तरह का भय, डर सा बना हुआ है कि विदेशी आके कुछ कर देंगे, हमारी इकोनॉमी को कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये डर अब नहीं रहा है, इंडियन इंडस्ट्री को डर नहीं है, हम सबसे कम्पीट कर सकते हैं। टाटा अब अंग्रेजों की कंपनियां चला रहे हैं, बिरला अमेरिकन की कंपनी चला रहे हैं, तो सबको आना चाहिए, हम सबसे कम्पीट कर सकते हैं, और कंपटीशन से सबकी बेहतरी होती है। शायद कोई नहीं जानता कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूनाइटेड किंगडम में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर टाटा है। एक हिंदुस्तानी कंपनी सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है यूके में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मुझे ये बताइए कौन है जो कहता है कि इंडियन कंपनीज को एफडीआई से बिल्कुल कोई डर नहीं होना चाहिए, हम कंपीट करेंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे एज अ कंट्री? कौन मानता है इसको? 100% हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मत डरिए, खोलिए, हम कंपीट करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज है हमारे नए प्रधानमंत्री के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे वेबसाइट पे जाइए thinkindia.in.com पे, अपने सुझाव दीजिए, और एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है, देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है, बिलीव्स है, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम हैं नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सीजन अदाकार, मौसीकार, हिदायतकार, जिनका नाम वतन परस्तों में होता है शुमार, साथ इनके बातें होंगी दो चार, दिल से में हुब्बुल वतनी का जज्बा और भी असरदार, यौम जमहूरिया की सुबह बेहद खुशगवार। देखिए लाइव प्रोग्राम दिल से 26 जनवरी सुबह 9 बजे ओनली ऑन ETV उर्दू। एक शाम कश्मीर के नाम। ऐसा लगता है कि दिल पत्थर है, शायद दिल नहीं, वरना क्यों घायल नहीं है तोहमतों के बावजूद। मुझे कौन तुझसे अलग करे, मैं अटूट प्यास तू झील है, तेरे फैसलों से हूँ मुतमईन, न मुतालबा न अपील। सितमगर, वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। यौम जमहूरिया के मौके पर देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा 20 जनवरी रोज इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कुछ ना दवा ने काम किया, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस आखिर काम तमाम किया, आखिर काम तमाम किया। वेलकम बैक। चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और आज बात हो रही है शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन की। और हमारे जो पॉइंट्स 4 और 5 हैं वो सिंपल पॉइंट्स हैं, बल्कि बहुत ही सिंपल है और हमें सोचना पड़ेगा कि ये होते क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी सिंप्लिसिटी इतनी ज्यादा है। पॉइंट 4 हमारा है कि जो फ्लोर स्पेस इंडेक्स FSI है, हमको एटलीस्ट उसको डबल कर देना चाहिए सिटीज का। इसका मतलब ये है कि अगर एक बिल्डिंग 10 मंजिला तक जा सकती है तो उसको 20, 25, 30 मंजिल तक जाने दीजिए। उससे क्या होता है कि प्रेशर जो है लैंड पे कम होता है और कीमतें जो है गिरती हैं हाउसिंग की और ऑफिसेज की। लेकिन हमारी जो FSI है बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे कि मुंबई में शायद सिर्फ 1 है, जबकि ग्लोबल एवरेज कई जगह तो 10-10 है। तो ये हमारा पॉइंट जरूरी पॉइंट है। और उसके साथ हमारा पॉइंट है कि जो भी सिटी गवर्नमेंट्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। उनके सारे रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, अप्रूवल्स, उनको सबको एक वेबसाइट पे डाल दीजिए, ई-गवर्नेंस में ले आइए। उससे जो नागरिक है उसको पता रहता है कि क्या हो रहा है और वो इन्फोर्स कर सकता है। तो FSI का पॉइंट पहले लेते हैं। मैं जाता हूं मोहनदास पाई के पास मुंबई में। FSI को डबल करने का हमारा रिकमेंडेशन है, क्यों नहीं होता है? ये तो हो सकता है ताकि कि हैदराबाद में फ्री FSI है। आपको पता होगा कि हैदराबाद में फ्री FSI माने अगर एक रास्ता कुछ इतना ब्रॉड हो
और फायर और सेफ्टी के लिए कुछ फैसिलिटीज हो तो आप जितना होना उतना ऊपर ले सकते हैं। फ्री एफएसआई तो हैदराबाद में है, बेंगलुरु में भी हमने सरकार से पूछा है कि फ्री एफएसआई करना है, तो मैं समझता हूं कि एफएसआई ज्यादा करना उतना मुश्किल नहीं है। सेफ्टी के लिए कुछ नॉर्म डालना पड़ेगा और एफएसआई कर सकते हैं। अगर बॉम्बे में वो करेंगे तो प्रॉपर्टी प्राइसेस कम हो सकता है, लेकिन एफएसआई ओपन करने से भी अर्बन ट्रांसपोर्ट को ज्यादा करना है, माने कि वो मेट्रो जो है मेट्रो को डालना है, अर्बन ट्रांसपोर्ट को इंप्रूव करना है ताकि कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ना हो, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और कंसंट्रेशन ज्यादा होने से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत फीजिबल है और सिटीज में जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उनसे जेआरयूएम से इंसेंटिवाइज देके फ्री एफएसआई करना तो बहुत आसान है। एफएसआई के साथ फंड रिलीज को लिंक कर दिया। शैलिया जी आप बताएं, आपने तो दिल्ली को संभाला है, चलाया है, दिल्ली का एफएसआई भी कोई ज्यादा नहीं है, दिल्ली इज ऑल्सो कंसिडर्ड कि बहुत कम है, दिल्ली को बहुत ऊपर जाना चाहिए, तो क्यों नहीं लेके जा रहे? एक जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की बहुत किल्लत है। टोटली डिपेंड हम करते हैं, हरियाणा से पानी आता है, ये उत्तर प्रदेश से आता है। अपना जो है हम रिसाइकल नहीं कर रहे जितना होना चाहिए, हम रेनवाटिंग हार्वेस्टिंग भी नहीं कर रहे। जब तक वो सब नहीं होता है तब तक पानी की समस्या रहेंगी। आप बड़े बड़े पॉश कॉलोनीज वसंत विहार भी देखिए, मुझे लगता है इस वक्त कुछ 800 मकान बिल्डर अपार्टमेंट खाली पड़े हैं। क्यों खाली पड़े हैं? क्योंकि ये पानी की समस्या ऐसी है। तो आप कह रहे हैं सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर आपको एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ जो थोड़ा ऑफ द पॉइंट आपसे है, हटके है, कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत आवश्यकता है। हमारे अफसरों में कितने भी आप कहो कि काबिल है, और मैं समझती हूँ हमारे इंजीनियर्स कोई सेकंड टू नन नहीं है, हमारे आईएएस ऑफिसर्स भी है, प्लानर्स भी, कोई कमी नहीं है उनके नॉलेज में। पर जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है कि कैसे आप प्रोक्योरमेंट करें, कैसे इसको इवैल्यूएशन करें, कैसे टेंडरिंग करें, कैसे आप सेटिस्फाई करें कि बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंटली करें, ये क्षमता हमारे में बहुत कम है। उसके वजह से कोई ना कोई नाजायज फायदा उठाता है या उंगली उठा सकते हैं कि उसने पैसे बनाए हैं। जिस दिन कोई इंक्वायरी शुरू हो जाती है वो तो ठप हो जाता है, वो पूरा प्रोजेक्ट ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। इसके लिए बहुत जरूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ऑल पीपल इन्वॉल्व। मैं समझती हूँ उसमें लीगल भी नॉलेज चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए, और मेनली जो चाहिए कि जैसे आपके लॉज है आपको सारी चीज पब्लिक डोमेन में फर्स्ट डे से लास्ट डे तक डालने ही पड़ेगा। जी जगी, आप तो मुंबई के निवासी भी हैं, तो मुंबई में एफएसआई जैसे मेंशन हुआ कि एक ही है जो कि मतलब क्रिमिनल है कि आपने उसको इतना कम रखा हुआ है, और सबसे ज्यादा प्रेशर जो है पॉपुलेशन का वो मुंबई में है, तो क्यों? इसलिए कि वो पॉलिटिशियन और बिल्डर एक नेक्सस बना चुके हैं जिसके कारण वो लैंड मार्केट में आने नहीं देते हैं। ये बहुत सारा बॉम्बे में सब सोचते हैं कि लैंड की कमी है, लैंड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स हैं जिसको रीडेवलप कर सकते हैं, या जो 3 या 4 माले के हैं उसको 10 कर सकते हैं। और अक्रॉस दी हार्बर दूसरे मेनलैंड भी है, वहां सिर्फ एक ट्रांस हार्बर लिंक बनाना है। 10 साल से चर्चा चल रही है लेकिन बनाएंगे तो नहीं। आप कह रहे हैं ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है क्योंकि मुंबई के प्राइसेस इतने हाई हैं। और जैसे धीरज कई बार हम चर्चा करते हैं कि हम लोग बड़े प्राउड फील करते हैं कि द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट इज इन मुंबई, तो उसका फायदा खाली बिल्डर्स को है और उनके जुड़े हुए जो भी क्रिमिनल या नेता हैं उनको है, आम आदमी को तो है नहीं। तो आम आदमी संख्या में कहीं ज्यादा है नेताओं से, बिल्डर्स से, तो आम आदमी की फायदे की बात है। इसलिए कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता हो, वोट है इसमें, और हर नेता को वोट चाहिए। तो मेजोरिटी के पास जाएं, मेजोरिटी को चाहिए सस्ते घर, माइनॉरिटी को चाहिए महंगाई, क्योंकि उन पैसे में ज्यादा बनाते हैं। नेता को फंडिंग भी चाहिए, तो हाँ फंडिंग भी चाहिए। कठिनाई है, आसान नहीं है, लेकिन हो सकता है। हमें अगर कोई खास सवाल है तो पूछे, 2 मिनट। मेरा सवाल ये है कि यदि एफएसआई इंक्रीज कर देते हैं, और जो जैसा कि इंदिरापुरम में हो रहा है, आपको 1 घंटा पहले घर से निकलना पड़ता है क्योंकि वहां पे फ्लोर से मतलब डेवलपमेंट आप कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ जो साथ की फैसिलिटीज हैं, पार्क है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो तो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तब तक एफएसआई विल बी प्रॉब्लम। मुझे लगता है कि जो दिल्ली जैसी सिटीज हैं उनमें एफएसआई इंक्रीज नहीं करना चाहिए। जो नई सिटीज आप चार्टर्ड सिटी प्लान करें उनमें एफएसआई के साथ साथ उस तरह की फैसिलिटी डेवलप हो, तभी एफएसआई को रखें, अदरवाइज गलत हो। इट्स अ पॉइंट जो कंसिडर करना जरूरी। जी
एक और मुझे बताना था कि हम हर शहर को दिल्ली और मुंबई से क्यों कंपेयर करते हैं। हमारे यहाँ छोटे शहर भी हैं, 50,000 के हैं, 1 लाख के हैं, उनमें FSI को 3 टाइम्स करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं और काफी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए सिटीज के विद इन के पॉइंट्स है। मास्टर प्लान की बात हुई है, लैंड यूज कन्वर्जन की बात हुई है, पर अगर हम कंट्री वाइड देखें तो हमारे कंट्री में कोई नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी तक नहीं है। देन हाउ डू वी एक्सपेक्ट, हम लोग एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि हम फ्यूचर में अच्छे से